हेलो एवरीवन, दिस इज बाबू स्नेही और आज हम 20 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए कैसे हम करंट अफेयर्स को यूज़ करके हमारी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन रिजेक्ट्स नो ट्रस्ट नोटिस अगेंस्ट धनखड़ बाय ऑपोजिशन। सो बेसिकली राज्यसभा के अंदर एक डिबेट चल रही है और एक मोमेंटम बना हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो चाहते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, बाय द वे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होते हैं, जिनको आप चेयरमैन भी बोलते हो। सो जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, या फिर वो राज्यसभा के चेयरमैन भी हो गए, इनको रिमूव करने का या इनको इम्पीच करने का एक मोशन उन्होंने कुछ एमपीज़ ने प्रेजेंट करा है राज्यसभा के अंदर। तो ये जो मोशन है ये एक कंट्रोवर्सी के बाद आता है, जहाँ पे बहुत सारे ऑपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ये क्लेम करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट में थोड़ा सा बायस डिस्प्ले कर रहे हैं। अब ये जो कंट्रोवर्सी है ये हमारे काम की नहीं है, बट हमें ये समझना है कि ये जो प्रोसीजर है जो अब न्यूज़ में आ चुका है उसमें क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ है यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे पहली बात तो डेप्यूटी चेयरमैन का नाम मेंशन है। अब हुआ क्या है, जो पूरा राज्यसभा है उसके अंदर कुछ मेंबर्स हैं, कुछ नहीं अराउंड 60 मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जिन्होंने चेयरमैन के अगेंस्ट एक इम्पीचमेंट मोशन चालू या जारी रखने की, स्टार्ट करने की एक अपील रखी है। ठीक है। अब जो चेयरमैन है उन्होंने अपने आप को, जब ये डिस्कशन होगा पूरा कि ये जो इन्होंने एक एक तरह से अपनी एक इच्छा जताई है कि इम्पीच करना चाहिए चेयरमैन को 60 एमपीज़ ने, तो ये जो डिस्कशन होगा और ये जो डिसीजन लिया जाएगा कि जो चेयरमैन है वो अब इस पे पूरे राज्यसभा के अंदर वोटिंग को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले ये जो अपील है या ये जो एक मोशन है वो चेयरमैन इसको देखते हैं, एक बार पढ़ेंगे सही उसको, फिर देखेंगे कि क्या ये इसमें पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है या नहीं। प्रोसीजर पूरा अच्छे से फॉलो कर रखा है तो फिर ये जो 60 एमपीज़ की इच्छा है ये पूरी हो जाएगी और राज्यसभा में वोटिंग फिर होगी किसके ऊपर, कि चेयरमैन को इम्पीच करा जाए या नहीं। लेकिन जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए इन 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने चेयरमैन के सामने ये अपील रखी थी उन्हीं को रिमूव करने के लिए, और उन्होंने जो प्रोसीजर फॉलो करा इस मोशन को सबमिट करने में, कि अगर ये फॉलो नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तब इस पर्टिकुलर मोशन को वोट पे रखा नहीं जाएगा। तो हुआ यही है, यहाँ पर ये 60 मेंबर्स ने चेयरमैन को रिमूव करने के लिए अपील रखी। उसके बाद जो चेयरमैन है उन्होंने बोला देखो मेरे अगेंस्ट ही रिमूवल का ये जो मोशन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको ना असेस नहीं करूँगा। और ये अच्छी बात है, क्योंकि कोई अगर पर्सन है उसी को रिमूवल, उसी के अगेंस्ट रिमूवल की कोई अपील आ रही है और वही पर्सन जिम्मेदार है ये देखने का कि उसके अगेंस्ट जो अपील आ रही है ये लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट, तो वहाँ पे बायस दिख सकता है। तो चेयरमैन ने अपने आप को ही इस पूरी प्रोसीडिंग से रिक्यूज कर लिया। ठीक है, अपने आप से ही उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। ये अच्छी बात होती है और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो कि ब्यूरोक्रेसी में आपको भी करनी होगी फ्यूचर के अंदर। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है रिक्यूजल का, जहाँ पे आपसे इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाती है कि अगर आप एक पैनल में हो और आप मान लेते हैं ब्यूरोक्रेट बन चुके हो, अब आप एक आईएएस ऑफिसर हो और आप कुछ नए अपॉइंटीज़ का इंटरव्यू ले रहे हो जिसमें से एक को आपको सेलेक्ट करना है, और मान लेते हैं उस पैनल में जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो उनमें से एक पर्सन आपका रिलेटिव भी है। तो अगर आपने गलती से अपने रिलेटिव को सेलेक्ट कर लिया, इवन दो आपने रिलेटिव को बायस नहीं दिखाया, और मान लेते हैं रिलेटिव जो आपका है वो इन सब में से सबसे अच्छा कैंडिडेट था, ठीक है, इसलिए आपने उसको सेलेक्ट करा, फिर भी फ्यूचर में आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आ सकता है कि आपने चलाकर उस अपने रिलेटिव को सेलेक्ट करा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, अपने आप को रिक्यूज कर लोगे। आप ये बोलोगे कि मैं उन लोगों का इंटरव्यू लूंगा ही नहीं जो मेरे रिलेटिव है, मुझे कोई और पैनल दे दो, यहाँ पे कोई और ले लेगा, ताकि फ्यूचर में कोई क्लेम ना कर पाए अगर आपका रिलेटिव सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे चेयरमैन ने अपने आप को रिमूव कर दिया और जो डेप्यूटी चेयरमैन है फिर वो आए और जो 60 मेंबर्स मोशन यहाँ पे प्रपोज करा है उसको डेप्यूटी चेयरमैन ने देखा। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन ये जो अपील या ये जो मोशन है ये देख रहे हैं ना, ये डेप्यूटी चेयरमैन डिसाइड नहीं करेंगे कि इनको अप्रूव करना है या नहीं करना है। बस वो ये देख रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में क्या कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया गया है या नहीं। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया गया तब वो रोक सकते हैं,
अपनी मर्जी से रोक नहीं सकते वो कि मुझे तो नहीं लगता कि आपका जो एलिगेशन है वो सही है, इसलिए मैं आपका ये जो मोशन है इसको पास नहीं होने दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। डेप्यूटी चेयरमैन या फिर जो चेयरमैन होंगे वो यहाँ पे बेसिकली यही देखेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं, सिंपल। तो यहाँ पे यही हुआ, 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने यहाँ पे प्रपोज करा कि इम्पीचमेंट का जो पूरा वोटिंग है वो राज्यसभा में होनी चाहिए। लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन ने इनकी जो अपील थी ये खारिज कर दी, इनका प्रपोजल खत्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उसको। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि देखो, सेक्शन 67B जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के भी। मेंस में भी इस पर क्वेश्चन आ जाएगा वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन के रिमूवल पर, तब आपको आंसर लिखना पड़ेगा। प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। सो जो डेप्यूटी चेयरमैन है उन्होंने बोला कि इस आर्टिकल के अंदर ना 2-3 चीज़ें हैं जो कि फॉलो नहीं की गई। पहली बात तो जो वाइस प्रेसिडेंट है या फिर जो चेयरमैन है उनके नेम में ही एक एरर आ गया। जो उन्होंने प्रपोजल दिया है ना 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, उनके प्रपोजल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन का नाम ही गलत लिखा है, मतलब एक छोटा सा एरर है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी जो ये प्रपोजल है उस प्रपोजल के उसके अराउंड 14 डेज का एक प्रायर नोटिस, एक पहले से 14 डेज का नोटिस देना होता है वाइस प्रेसिडेंट को किसी भी रिजोल्यूशन मूव करने से पहले उनके अगेंस्ट। मतलब अगर कोई चाहता है कि वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट या फिर चेयरमैन के अगेंस्ट कोई रिजोल्यूशन मूव हो तो उससे पहले 14 दिन का नोटिस देना होता है। तो ना तो यहाँ पे 14 दिन का पीरियड को फुलफिल करा गया, ऊपर से ये जो प्रपोजल था इसके अंदर नेम में एरर था। तो यहाँ पे जो डेप्यूटी चेयरमैन बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो 67B के अंदर जो प्रोसीजर लिखा है आपने उसको फॉलो नहीं करा, इसलिए मैं आपका प्रपोजल कि वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वोटिंग होनी चाहिए उसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर ये जो प्रॉब्लम्स है वो 14 डेज का जो नोटिस है वो फॉलो किया होता और नेम में एरर भी नहीं होता, तब क्या होता? तब डेप्यूटी चेयरमैन को उसको हाँ करना ही पड़ता। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वोटिंग होती और वोटिंग में क्या होता कि राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, राज्यसभा में चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी एंड लोकसभा में चाहिए सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं वो वोट करेंगे और उनके 50% से ज़्यादा लोगों को वोट देना पड़ेगा इस मोशन के फेवर में। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब ये होता है, मान लेते हैं लोकसभा में 550 सीट है, ठीक है, और सिर्फ लेट से 300 लोग ही प्रेजेंट है ना? कितने लोग प्रेजेंट है? 300 लोग प्रेजेंट है। तो 300 लोगों का आधा कितना हो गया? 150, मतलब 150 प्लस 1, 50% से ज़्यादा इतने लोग वोट करेंगे तब ये सिंपल मेजोरिटी में पास हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या होता है? इफेक्टिव मेजोरिटी में राज्यसभा में मान लेते हैं 250 लोग, 250 मेंबर्स हैं, 250 मेंबर्स हैं। अब उसमें से 100 ही प्रेजेंट है। ठीक है, 100 प्रेजेंट है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कितने प्रेजेंट हैं या कितने एब्सेंट हैं। आपको जितने टोटल सीट्स हैं ना राज्यसभा में या जितने मेंबर्स एक्चुअली हैं इनका 50% से ज़्यादा, मतलब 250 का आधा हो गया 125, 125 प्लस 1 इतने वोट्स होंगे तब जाके वो राज्यसभा में पास माना जाएगा। समझ गए आप? तो सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है, और इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा लोग जो मेंबर्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट है हो या एबसेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, टोटल मेंबर्स का 50% से ज़्यादा वोटिंग यहाँ पे इसके फेवर में होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है और ऐसे वो पास हो जाता है। तो ये पूरा वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट मोशन है। तो अभी तो डेप्यूटी चेयरमैन ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, अब देखते हैं उसमें क्या कुछ लीगल अपडेट या एडवांसमेंट होती है, तब उस पर भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, रियलिटी चेक ऑन श्रीलंकाज तमिल क्वेश्चन। इस पे डिस्कशन मैंने कल या परसों भी किया था और मैंने आपको बताया था कि जो ओवरऑल सिविल वॉर है तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन का और सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन का, वो किस तरह से है। देखो, श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिन्हाला की है। ठीक है, सिन्हाला एथनिसिटी भी है या एक लिंग्विस्टिक ग्रुप भी है, और जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है वहाँ पे वो माइनॉरिटी के अंदर है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो तमिल्स है वो मेनली नॉर्थ और यहाँ पे नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में ही श्रीलंका के रहते हैं। और क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, हिस्टोरिकली देखा जाए तो जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनके पास जो राइट्स हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन की वो काफ़ी कम थी, और लीगली भी उनकी रिप्रेजेंटेशन कम थी, उनको जॉब्स नहीं मिलती थी मेन एरियाज़ के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करते थे। ऐसे करते करते डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई,
और धीरे धीरे जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा वायलेंट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद बहुत टाइम बीत जाता है, बहुत वायलेंस होता है, सिविल वॉर चालू हो जाता है। और ऐसे करते करते 1980s में फिर इंडिया श्रीलंका एक एक अकॉर्ड करते हैं, जिसमें श्रीलंका ये एक तरह से प्रॉमिस करता है इंडिया को कि जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी। ठीक है, और जो पूरा श्रीलंका है वहाँ पे प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाए जाएंगे और तमिल स्पीकर्स का भी एक अलग से प्रोविंशियल काउंसिल होगा जिसके पास काफ़ी पावर्स होंगी खुद को मैनेज करने की। और ये सब करने के लिए श्रीलंका ने बोला कि हम ये सब करने के लिए हमारी कंट्री के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट लाएंगे। ठीक है, तो मतलब श्रीलंका का जो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 13th अमेंडमेंट ला के वो ये चीज़ें ले आएंगे तमिल स्पीकर्स के लिए। और ऐसा होता भी है, 13th अमेंडमेंट वो लाते भी हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दो प्रोसीजर हो सकते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी इसका मतलब ये नहीं है वो इम्प्लीमेंट हो गई। उसके लिए पहले लेजिस्लेचर को कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेचर को कोई लॉ बनाना पड़ेगा, या फिर एग्जीक्यूटिव जो है उसको कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशंस ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया ना तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एग्जीक्यूटिव को रूल्स और रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख दी 13th अमेंडमेंट करके, लेकिन जो लॉ बनाया इस कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट को 13th अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए और जो एग्जीक्यूटिव रूल्स और रेगुलेशंस बने वो बहुत ही वीक थे, बहुत ही ज़्यादा वीक थे वो। और आज तक ये जो प्रॉमिस है उनके 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का वो तमिल स्पीकर्स को नहीं मिला है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इंडिया को इससे क्या लेना देना। वेल, इंडिया में बहुत बड़ी एक तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है और क्योंकि वो इंडियन सिटीजन्स हैं तो डेफिनेटली जो तमिल स्पीकर्स श्रीलंका में भी है उनके इंटरेस्ट भी हमारे एक तरह से इंटरेस्ट बन जाते हैं कुछ हद तक। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो दिसानायक हैं इन्होंने श्रीलंका का इलेक्शन जीता, ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट बने। इसके बाद सबसे पहले ये इंडिया आए। हमेशा ऐसे ही होता था कि जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है वो इंडिया आते थे और ये भी इन्होंने फॉलो करा, जबकि जो इनकी पार्टी थी हिस्टोरिकली वो थोड़ा सा प्रो चाइना रही है। ठीक है, हिस्टोरिकली वो थोड़ा सा प्रो चाइना रही है। ठीक है, और फिर भी जो ये है पहली बार इलेक्ट होके इंडिया ही आए। अब दूसरी मतलब इंडिया के बाद अभी चाइना जाएंगे तो ऑब्वियसली वो तो ये करेंगे ही, बट एटलीस्ट ये पहली बार इंडिया है और जो पुराना ट्रेडिशन है उसको इन्होंने चालू रखा। दिस वॉज अ गुड मूव। और यहाँ पे जब इंडिया आए तो ये प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, तो इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी रिलीज करा फॉस्टरिंग पार्टनरशिप फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर के बारे में। अब ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने की क्या बात है कि इस जॉइंट स्टेटमेंट में जो तमिल स्पीकर्स हैं श्रीलंका के उनकी एस्पिरेशन का कोई मेंशन नहीं है, उसको ओमिट कर दिया गया। जो सिविल वॉर चल रहा था तमिल स्पीकर्स और सिन्हाला स्पीकर्स के बीच में श्रीलंका में, उसके बाद जो रिकन्सिलेशन होनी थी वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी, जॉब्स, लाइवलीहुड ये सब छिन गया, तो वो रिकन्सिलेशन का कोई मेंशन नहीं है। और जो 13th अमेंडमेंट किया गया था जिसको जो 1987 इंडिया और श्रीलंका अकॉर्ड के बाद किया गया था श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसको आज तक ढंग से इम्प्लीमेंट किया नहीं गया है, उसका भी कोई मेंशन दिखा नहीं इस स्टेटमेंट के अंदर। मतलब उन्होंने ये प्रॉमिस नहीं करा कि हम तमिल एस्पिरेशंस को फुलफिल करेंगे, पोस्ट वॉर रिकन्सिलेशन करेंगे और 13th अमेंडमेंट के जो प्रोमिस हैं उनको निभाएंगे। ये चीज़ें जॉइंट स्टेटमेंट में से मिसिंग थी। तो ये डिस्प्ले करता है श्रीलंका जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है, वो नहीं चाहता कि तमिल स्पीकर्स को वो इतनी ऑटोनॉमी अभी दें। फाइन, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इससे क्या होता, ऑब्वियसली जो पावर है उसको डिवॉल्व करने की बात की गई थी, मतलब उसको थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज करने की बात की गई थी। लेकिन जो श्रीलंकन्स है ज़्यादातर वो इसको क्यों अपोज करते हैं, क्योंकि वो इसको देखते हैं कि अब देखो ये जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में श्रीलंका के, वो कब आया, जब इंडिया ने श्रीलंका को इस अकॉर्ड में एक तरह से पुश करा थोड़ा। ठीक है, तो श्रीलंकन्स ये देखते हैं कि ये जो अमेंडमेंट है ये इंडियन इम्पोजिशन है, मतलब इंडियंस ने हमारे ऊपर ज़बरदस्ती हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट करवा दिया। जबकि टेक्निकली स्पीकिंग वहाँ पे जो ओवरऑल एक तरह से सिविल वॉर चल रहा था, कुछ एरियाज़ में तो तमिल्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंस भी हो रहा था। सो उनको प्रोटेक्शन दिलाने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था, बट उसको ऐसा देखा जाता है कि वो इंडियन इम्पोजिशन है और इसलिए ज़्यादातर श्रीलंकन्स इसको अपोज करते हैं। तो ये पूरी हिस्ट्री और थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग है आई एम प्रीटी श्योर अब आपके पास आ गई होगी। एक बार समझना ही होता है कि कौन सा पीस कहाँ मूव कर रहा है, उसके बाद तो आप न्यूज़ ढंग से समझ ही जाते हो। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड
एन ऑब्ट्यूज इंडियन स्टैंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे और मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो आप बहुत इजीली लिख पाते हो। प्लस GS4 एथिक्स के अंदर भी इसमें जो चीज़ें लिखी है उसको एज एन एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे में भी एज एन एग्जाम्पल आपको यूज़ करना ही है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स मैंशनड है। सो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, देखो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्या होता है। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी टेक्निकली वो चीज़ है या वो टाइप का क्राइम है जो कि लार्ज स्केल पे हो, पहली बात तो ठीक है, वो लार्ज स्केल पे हो और इलीगल हो। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, क्यों? एक 2-3 आर्मी मैन हैं, वो गए और उन्होंने बहुत सारे नहीं मान लेते हैं 10 टेररिस्ट को मार दिया, ठीक है। तो क्या आपको लगता है ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है? सी, अगर वो टेररिस्ट डिफाइंड है और वो उन्होंने कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी करी है और इंडियन आर्मी ने उन टेररिस्ट को मारा है, तो इवन दो उस पर डेफिनेटली कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, बट उसको आप क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं बोलोगे। लेकिन जब इंडियन आर्मी इन टेररिस्ट को मार रही थी, इस दौरान बहुत सारे जो इनोसेंट सिविलियंस हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं था इस पूरे प्रोसेस में, उनकी भी डेथ हो जाती है या उनको भी चोट लगती है और लार्ज स्केल पे उनको इस कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है इस कॉन्फ्लिक्ट से, तब वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर आ जाएगा। और ऐसा होता भी है, जैसे सपोज कोई वॉर चल रहा है और दो कंट्रीज आपस में लड़ रही है, ठीक है, दो कंट्रीज आपस में लड़ रही है, जर्मनी और रशिया, ये आप डिस्कस कर सकते हो वर्ल्ड वॉर 2 के कॉन्टेक्स्ट में, और ये एग्जाम्पल इस एडिटोरियल में भी मेंशन है, ठीक है। तो ये दोनों कंट्रीज आपस में लड़ रही है, तो जर्मनी ने क्या करा, आर्मी मैन को तो मारा ही, साथ में बहुत सारे सिविलियंस को चुन चुन के मारना चालू करा क्योंकि वो जूइश थे, ठीक है। तो अब ये जो आर्मी मैन से वो लड़ रहे थे, वो इंटरनेशनल जो लॉ है ना, इंटरनेशनल लॉ, उसके अंडर था। लेकिन जब इन्होंने नॉर्मल इंसानों को मारना चालू करा जिनके हाथ में हथियार नहीं है, तब से वो क्या हो गया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, या फिर आप उसको वॉर क्राइम्स भी बोल सकते हो। तब से वो वॉर क्राइम्स के कैटेगरी में आ जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या फिर वॉर क्राइम में माना जाएगा और कौन सा एक्चुअली प्रोसीजर जिससे लोगों की जान ली भी जा रही है वो थोड़ा सा लीगल कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनली क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को रोकने के लिए और उसको पनिश करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं, ये डिस्कस करना है और ये जानना है। ये जितनी भी चीज़ें इस स्लाइड पे लिखी है, इन सब पे डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कहीं से भी, और मैं भी बताता भी हूँ कैसे बनेगा। तो देखो 1945 में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है, जो कि 1939 से चालू हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है, जिसमें जर्मनी हार जाती है ऑब्वियसली, और जो यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, रशिया है, ये विनर्स होते हैं, फाइन। सो इसके दौरान क्या किया जाता है, अब यहाँ पे देखा गया कि देखो जर्मनी हार चुकी है और जर्मनी के बहुत सारे सोल्जर्स हैं जिन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करें। ऑलमोस्ट जर्मन सोल्जर्स ने अराउंड 6 मिलियन जूस को मार दिया था बाय द वे, और ये सारे डिसआर्म थे, मतलब ये लड़ भी नहीं रहे थे, फिर भी उनको एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड यहाँ पे की गई। सो क्या हुआ, ऑब्वियसली जिन जर्मन सोल्जर्स ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करा है, सिर्फ दूसरे सोल्जर्स को नहीं मारा बट सिविलियंस को भी मारना चालू कर दिया, उनको पनिश भी तो करना पड़ेगा ना, उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ लीगल एक कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इसके लिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल बनाए, मतलब एक न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिसके अंदर इन जर्मन सोल्जर्स के अगेंस्ट केस लड़ा जाएगा, सिंपल। लेकिन ये न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल जो है, ये किन किन लॉज पर, किन किन प्रिंसिपल्स पर इन जर्मन सोल्जर्स के अगेंस्ट एक केस बनाएगा, वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिफाइन करे गए लंदन चार्टर में। मतलब जो न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल में जो जजेस बैठे होंगे वो देखेंगे कि लंदन चार्टर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका वायलेशन करा है जर्मन सोल्जर्स ने, उसके बाद उनके अगेंस्ट केस होगा। तो लंदन चार्टर बनता है जिसमें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी डिफाइंड है या फिर वो कोडिफाइड है। तो ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई, इन सब पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा। वो डायरेक्टली पूछ लेंगे लंदन चार्टर क्या है, और मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लेंगे। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऐसे लिख देंगे, और राइट साइड में लिखा होगा कि वो उनका बेसलाइन क्या है, वो क्यों न्यूज़ में है या फिर वो क्यों बने हैं। तो आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं।
या डायरेक्टली भी पूछ लेंगे लंदन चार्टर किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो लंदन चार्टर इज एसोसिएटेड विद क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, सिंपल, और न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल भी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1948 में क्या होता है, जिनोसाइड कन्वेंशन ही अडॉप्ट कर लिया जाता है, जिसमें जो जेनोसाइड होता है, जेनोसाइड मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे ह्यूमंस को किल करना, उसको आप जेनोसाइड बोलते हो। तो जेनोसाइड कन्वेंशन बनता है कि कैसे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो जेनोसाइड बताते हैं कि मतलब ये जेनोसाइड है और उनको वायलेट नहीं करना है, तो वो कन्वेंशन बनता है। उसके बाद जनीवा कन्वेंशन भी बनता है। अब देखो जेनोसाइड कन्वेंशन तो जेनोसाइड को प्रिवेंट कर रहा है, तो ये तो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जेनेवा कन्वेंशन क्या है, ये भी वो है कि वॉर के दौरान किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। मतलब जेनेवा कन्वेंशन मेनली वॉर क्राइम्स के बारे में बात करते हैं, और बाय द वे 4 जेनेवा कन्वेंशन है जो कि वॉर क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इसको समझो, जो लंदन चार्टर है, जेनोसाइड कन्वेंशन है और जेनीवा कन्वेंशन है, वो क्या क्या बोल रहे हैं। लंदन चार्टर जो है वो टोटल क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जितने भी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ना, उन सबको कोडिफाई करता है। अब क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में जेनोसाइड भी आता है और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में वॉर क्राइम भी आता है। तो जो जेनोसाइड कन्वेंशन है और जेनीवा कन्वेंशन है, वो लंदन चार्टर में जितनी भी चीज़ें लिखी है ना, उसका एक छोटा सा पार्ट है या सब सेक्शन है, जिसपे इन्होंने बस थोड़ा सा और ज़्यादा क्या करा, डिफाइन कर दिया उनको, ठीक है। तो जेनेवा कन्वेंशन वॉर क्राइम से डील करता है, वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो कि वॉर के दौरान हुए हो। जेनोसाइड कन्वेंशन डील करता है वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जिसमें जेनोसाइड हो रहा है। अब जरूरी थोड़ी जेनोसाइड वॉर के दौरान ही हो, वॉर के अलावा भी जेनोसाइड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में ही आती है। फिर 1998 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रोम स्टैट्यूट बनता है। मतलब अगेन ये एक ट्रीटी है जिसके अंदर एक या जिसके द्वारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनता है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एम ही ये होता है कि वो इंडिविजुअल्स को, कंट्रीज को नहीं, अगेन कंट्रीज को नहीं, इंडिविजुअल्स को ट्राई करता है, मतलब उनके अगेंस्ट केस चलाता है और उनके अगेंस्ट ये जजमेंट्स पास करता है जिन्होंने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करा हो। फाइन, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाय द वे इंडिया इसका मेंबर नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये 1998 में रोम स्टैट्यूट भी बन जाता है। तो सपोज कोई प्रेसिडेंट है किसी कंट्री का जिसने बहुत ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करा है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पूरी कंट्री के अगेंस्ट केस नहीं करेगा, वो इस इंडिविजुअल के अगेंस्ट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट डाल के वो फंसा देते हैं और लिख देंगे कि कंट्रीज को वहाँ पे पनिश करा जाता है, बट ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट ही वहाँ पे जो ओवरऑल ट्रायल है वो होता है। अब चलते हैं रिसेंटली क्या हुआ है। रिसेंटली 2019 में क्या था, जो म्यांमार के अंदर, एक्चुअली म्यांमार में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्शन लिया जाता है रोहिंग्यास के अगेंस्ट। एंड जब रोहिंग्यास के अगेंस्ट ये मिलिट्री एक्शन लिया जाता है, तो वहाँ पे एक, मतलब पूरे साउथ एशिया में एक रेफ्यूजी क्राइसिस आता है। बहुत सारे रोहिंग्यास बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और आसपास वाली कंट्रीज़ में उनको भाग कर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से जेनोसाइड ही हो रहा है, तभी तो वो भाग के आए वहाँ से। तो गाम्बिया जो एक कंट्री है, उन्होंने क्या करा, म्यांमार के अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर क्या करा, केस कर दिया। अब देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी मैंने आपको बात की थी किसकी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या करता है, जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ये वॉर क्राइम्स या फिर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट पनिश करता है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बेसिकली ये कोशिश करता है कि जो दो कंट्रीज जिनके बीच में किसी भी टाइप का डिस्प्यूट हो, मतलब मेनली जियो पॉलिटिकल डिस्प्यूट, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आके उसको फुलफिल कर सकती है। तो यहाँ पे तो क्रिमिनल कोर्ट में तो क्रिमिनल कोर्ट इंडिविजुअल्स को ट्राई कर रहा है, यहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें दो कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट केस लड़ सकती है। यह है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंडिया इसका मेंबर है, क्रिमिनल कोर्ट के हम मेंबर नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हम मेंबर हैं, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब 2019 से 24 के बीच में क्या हुआ, इंडिया ने कंसिस्टेंटली बोला, देखो यूनाइटेड नेशंस जो है ना, वो कोशिश कर रहा है कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की कोई एक नई ट्रीटी बन के आए, ठीक है। और इंडिया इसके थोड़े अगेंस्ट है, इंडिया फेवर में नहीं है, एटलीस्ट इतना अगेंस्ट भी नहीं बोलना चाहिए, बट इंडिया इसके फेवर में नहीं है। देखो हम ऑलरेडी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके मेंबर नहीं है, ठीक है, और हम क्रिमिनल और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की जो ट्रीटी आने वाली है वो भी हम नहीं चाहते कि आए, और आए भी तो उसमें कुछ चीज़ें ना हो। और ऐसा क्यों है, मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा।
December 4 में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है वो एक रिजोल्यूशन पास करती है किसके लिए, एक प्रपोज्ड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की ट्रीटी के लिए। मतलब इंडिया अपोज कर रहा था इतने टाइम से, बट फाइनली जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उन्होंने एक ड्राफ्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का की ट्रीटी का एक ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर कर लिया है। अभी वो पास नहीं हुआ है बट वो नेगोशिएशंस चालू हो चुकी हैं एटलीस्ट, ठीक है। और जो इंटरनेशनल लॉ कमेटी है उसने भी इसको क्या करा था, रेकमेंड करा था। इंटरनेशनल लॉ कमेटी क्या है, अब ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसी के अंदर एक कमेटी बनी हुई है जो कि बहुत नई नई चीज़ें रिकमेंड करती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि जनरल असेंबली के अंदर ही यूनाइटेड नेशंस की एक छोटी सी कमेटी बनी हुई है, ठीक है। अब की इश्यूज़ क्या है, की इश्यूज़ क्या है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर। देखो क्राइम्स फिलहाल क्या प्रॉब्लम है, अभी अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई ट्रीटी ही नहीं है। कन्वेंशन है, पहली बात तो बहुत पुराने हैं। और देखो यहाँ पे लिखा है लंदन चार्टर, एक है लंदन चार्टर, एक है जेनोसाइड कन्वेंशन, एक है जिनीवा कन्वेंशन, फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हमने बना दिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना दिया। लेकिन आपको क्या यहाँ पे कोई भी ऐसी ट्रीटी दिख रही है जिसका नाम है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी? और लंदन चार्टर तो 45 में बना था। अब तो वर्ल्ड बहुत बदल चुका है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तरीके भी बदल चुके हैं टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण। तो वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी जिसका नाम ही ये हो, ठीक है, जिसका नाम ही ये हो। तो ऐसी कोई ट्रीटी अभी डेडिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, दूसरी चीज़ वो उनका ज्यूरिसडिक्शन मेंबर स्टेट पर ही है, नॉन मेंबर स्टेट पे नहीं। मतलब जो जो कंट्रीज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मेंबर है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सिर्फ उन्हीं के लोगों को, उन्हीं के इंडिविजुअल्स को ट्राई कर सकता है या उनके अगेंस्ट केस चला सकता है। जो कंट्रीज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मेंबर नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कुछ भी कर दे उसके डिसीजन का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि इंडिया जो है वो अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है, तो सपोज इंडिया में कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो गए, उन्होंने, या पॉलिटिशियन भी नहीं, इंडिया में कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो बहुत ज़्यादा जेनोसाइड कर रहा है या फिर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहा है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अगर उसके अगेंस्ट कोई जजमेंट पास भी कर दिया तो फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया मेंबर ही नहीं है आईसीसी का। तो ये दोनों लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए कि यूएन क्यों बोल रहा है कि हमें एक ट्रीटी चाहिए। पहला तो रीजन ये, दूसरा रीजन ये, तीसरी चीज जो रोम स्टैच्यूट है, अगेन यहाँ पे फिर से किसकी बात हो रही है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड रोम स्टैच्यूट से ही बना है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरा सकता है। जो स्टेट्स हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, उनको वो पनिश नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की जो ट्रीटी आएगी उसमें स्टेट्स को भी इंक्लूड करा जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें ये ट्रीटी चाहिए क्यों। अभी जब इतने सारे कन्वेंशन एग्जिस्ट करते हैं तो ये ट्रीटी क्यों चाहिए, ये 3 रीजंस आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स में भी पूछ लेंगे ये लिख के, ठीक है। और यहाँ पे यही चीज़ें लिखी होगी स्टेटमेंट वाइज, आपको हाँ टिक करना होगा। और रोम स्टैच्यूट के सामने लिखा होगा कि ये स्टेट्स को ही अकाउंटेबल ठहरा सकता है, इंडिविजुअल्स को नहीं ठहरा सकता, ऐसा लिखा होगा। बट वो स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को अकाउंटेबल ठहरा सकता है, स्टेट्स को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता या नहीं कर सकता। तो ऐसे स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स में आ सकते हैं और ये मेंस के लिए भी आपको ध्यान रखना है। अब इंडिया का खुद का स्टैंड क्या है, मैंने क्या कहा आपको कि इंडिया जो है वो बहुत टाइम से अपोज कर रहा है एक नई क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ट्रीटी को, और इंडिया तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर भी नहीं है। तो ऐसे क्या प्रॉब्लम है इंडिया को इस टाइप की ट्रीटी आने से, वो समझते हैं। पहली बात, इंडिया जो है वो रोम स्टैच्यूट का पार्ट नहीं है, मतलब इंडिया आईसीसी का मेंबर नहीं है, क्योंकि आईसीसी के अंदर जो प्रोसिक्यूटर है उसकी बहुत ज़्यादा पावर है। क्योंकि आईसीसी के अंदर जो प्रोसिक्यूटर है, इंडिया हमेशा ये बोलता है, देखो हमारी जो हिस्ट्री रही है, और ये इंडिया का आर्ग्यूमेंट है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हो ऑब्वियसली, या इसमें डिबेट भी होती है, और इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे जो लॉ मेकर्स हैं वो डिसएग्री भी करते हैं इससे, और कुछ अग्री भी करते हैं। तो इंडिया की हिस्ट्री ये रही है कि हिस्टोरिकली डेफिनेटली हम डिपेंडेंट थे और हम कॉलोनी थे यूके की। उसके बाद हम जब इंडिपेंडेंट होते हैं तब हमारे पास कुछ हद तक सोवरेनिटी आती है, कुछ हद तक हमारे पास खुद को कंट्रोल करने की, खुद का डायरेक्शन चूज करने की इंडिपेंडेंस आती है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या कर रहा है, हमारी ये जो खुद की सोवरेनिटी है ना, कि हम खुद ही डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, या हमारे कंट्री के अंदर कोई सपोज बहुत बड़ा जेनोसाइड करता है या क्राइम्स करता है, वॉर क्राइम कर रहा है, तो उसे कैसे डील करना है ये हम खुद ही लॉ बनाएंगे उसके लिए। कोई बाहर वाला हमें ना आके बताए कि हमें कैसे उसको डील करना है। इसलिए ये हम चाहते हैं कि हम हमारी सोवरेनिटी मेंटेन करें। और जो यहाँ पे प्रोसिक्यूटर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का,
उसके पास बहुत सारी पावर है और ये हमें पसंद नहीं है क्योंकि ये हमारी सोवरेनिटी को वायलेट करता है। ये इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड रहा है फिलहाल। दूसरी चीज, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके अंदर 5 मेंबर हैं परमानेंट, उनके पास वीटो राइट्स हैं। तो आपने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको बहुत ज्यादा यूएनएससी के सिर्फ ये 5 मेंबर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आईसीसी की जो वोटिंग है या उस आईसीसी का जो डिसीजन है, यूएनएससी के मेंबर्स उसको वीटो करके रोक भी सकते हैं। सो द थिंग इज कि फायदा क्या है जब आप एक ऐसा कोर्ट बना रहे हो या आपने ऐसी ट्रीटी बनाई है जिसमें आप क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को कम करना चाहते हो और फिर 5 कंट्रीज को आपने यूएनएससी के मेंबर्स को इतना ज्यादा पावर दे दी, तो ये एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी रही वर्ल्ड लेवल पर। फिर जो फिलहाल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और जो रोम स्टैट्यूट है उसके अंदर यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर्स और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कौन से हो गए? एक तो न्यूक्लियर वेपन हो गए, केमिकल वेपन हो गए और बायोलॉजिकल वेपन हो गए। इन पे रोक ही नहीं है। मतलब किसी भी कंट्री ने जैसे, और ये क्यों नहीं है, यूएस ने जापान पे 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए, जबकि उस टाइम तक वो पहले से ही वो एक ना ब्लिट्स फायर करके, एक्चुअली ज्यादातर जो जापान की मेजर सिटीज थी ना वो वुडन इंफ्रास्ट्रक्चर से बनी है। आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होगी, अगर आप गए भी होगे या आपने सुना भी होगा, बहुत ज्यादा जो उस टाइम पे जापानीज इंफ्रास्ट्रक्चर था वो वुडन था और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वुडन था। और यूएस ने ऊपर से प्लेन से फ्यूल के फ्यूल को ऊपर से फेंका और पूरी बहुत सारी सिटीज को जला दिया। बहुत सारी सिटीज 50% तक जल चुकी थी, कंप्लीटली राख हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने 2 एटम बॉम्ब्स गिरा दिए। क्यों भाई? जापान तो हार चुका था ना, फिर क्यों गिराए 2 न्यूक्लियर वेपन्स? वो खैर अलग डिस्कशन हो गया कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। बट आईसीसी के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स कोई अगर यूज करेगा तो उसको आप क्रिमिनल नहीं ठहरा सकते। ऐसा क्यों? लोग मानते हैं ऐसा इसलिए ताकि आप यूएस को प्रोटेक्ट कर पाओ, क्योंकि यूएस ने 2 गिरा दी ना, तो वो अगर आईसीसी के अंदर ये आ जाएगा कि जो न्यूक्लियर वेपन यूज कर रहा है वॉर क्राइम के लिए, उसको भी हम उसके अगेंस्ट भी केस कर सकते हैं। तो फिर तो जो यूएस के हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट रहे हैं या जो बड़े बड़े मेजर जनरल्स रहे हैं उनके अगेंस्ट क्या होगा? वॉर क्राइम का एक ऑफिशियल स्टेटस लग जाएगा उनके अगेंस्ट। और वो नहीं चाहते ऐसा हो, इसलिए क्योंकि यूएस ने ये गलती करी है, उन्होंने इस पूरे आर्ग्यूमेंट को निकाल ही दिया आईसीसी के ज्यूरिसडिक्शन में से कि आईसीसी न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के बाद जो वॉर क्राइम होता है उसको वॉर क्राइम ही नहीं मानेगी, और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को यूज करके भी जो वॉर क्राइम होता है उसको भी वॉर क्राइम नहीं मानेगी। अब ये कैसी बात हुई? कोई लॉजिक भी नहीं है इसके पीछे। सो दैट इज वाई इंडिया आईसीसी को अपोज भी करता है। तो ये 3 रीजंस हैं इंडिया के आईसीसी में ना होने के, ये भी आपको पता होने चाहिए। अगेन लाइन बाय लाइन प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल स्टेटमेंट वेज कि इंडिया आईसीसी का मेंबर नहीं है, ऐसा क्यों? उसमें रीजंस लिखे होंगे, 1-2 रीजन होंगे उल्टे और एक रीजन होगा डायरेक्टली जो मैंने आपको बताया। उसको टिक करना है, जो नहीं है उसको क्रॉस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आपको ये पॉइंट्स याद रखने तीनों, ठीक है? और क्या बातें हैं? और ये है, देखो, और बेसिकली अब इंडिया क्या चाहता है इसके पर्सपेक्टिव में? हम चाहते हैं कि जो ये जो CAH की ट्रीटी अब आने वाली है ना, इसका जो ड्राफ्ट है उसके अंदर जो क्राइम्स करे गए हैं कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उनको भी इंक्लूड करा गया, और जो क्राइम्स करे गए हैं पीस के दौरान जब कोई वॉर नहीं चल रहा और तब भी जब कोई क्राइम करे गए हैं अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तब उसको भी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी माना गया है। इंडिया चाहता है ऐसा ना हो। हमारा स्टैंड ये है कि हम सिर्फ जब भी वॉर चल रहा हो या कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तब जो क्राइम्स करे जाएं सिर्फ उन्हीं को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट पनिश करा जाए। जब पीस टाइम चल रहा है, जब कोई कंट्री है जो किसी से वॉर पे नहीं है और तब उसके अंदर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो, तो उसको क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी माना नहीं जाए क्योंकि वो कोई वॉर नहीं चल रहा। तो एक तो ये एक रिजर्वेशन है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, ठीक है? तो उस पर आपको अपना ओपिनियन फ्रेम करना है क्योंकि ऐसी चीज़ें ना इंटरव्यू में वो पूछते हैं आपसे। दूसरी चीज़, इंडिया चाहता है कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में आप टेररिज्म को भी इंक्लूड करो जो अभी नहीं है। थर्ड, अगेन नेशनल जुरिस्डिक्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिले इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन से। मतलब क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी बन के इंडिया के लॉस को फोर्स ना करे, वो हाँ ये बता दे कि आपको क्या करना है, तो इंडिया क्या करेगा? अपनी कंट्री के अंदर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का कोई लॉ ले आएगा। मतलब हम ही खुद की कंट्री के अंदर लॉ लाके और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को डील करेंगे, ना कि हम चाहेंगे कि कोई इंटरनेशनल लॉ
हमारी कंट्री में अप्लाई हो। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो इंडिया चाहता है। लेकिन ऑथर बोल रहा है कि भाई इंडिया ने इतनी बड़ी बातें कर ली, लेकिन अब तक हमारे अंदर कोई लॉ क्यों नहीं लाए फिर? और 2018 में जो एस मुरलीधर जस्टिस थे, उन्होंने ये जो लेजिस्लेटिव गैप है ना, इसको हाईलाइट करा था कि हम वहां जाके बोल रहे हैं कि आप हमें मत बताओ, हम अपने आप को खुद से मैनेज करेंगे। तो मैनेज हम खुद को भी तो नहीं कर रहे। एक भी एक्ट नहीं है, ना ही एक लॉ है जो कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की बात करता है हमारे इंडिया के अंदर। तो अगर हम नहीं चाहते कि इंटरनेशनल ट्रीटी का हमारी कंट्री में इम्पैक्ट पड़े, तो कोई डोमेस्टिक लॉ भी तो होना चाहिए ना जो उसको रेगुलेट करे। तो ये ऑथर का सजेशन है जो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एकलव्य स्कूल स्ट्रगल टू मीट 5% पीवीटीजी कोटा, ड्रॉप आउट्स ऑन द राइज। तो ये एक न्यूज़ है। एक्चुअली क्या था, मैं आपको पहले स्कीम समझाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा यहाँ पे हुआ क्या। सो जो ट्राइबल्स हैं हिस्टोरिकली, उनका पढ़ने का जो तरीका है और उनके जिस टाइप से वो नॉलेज गेन करते थे और जिस टाइप की नॉलेज वो गेन करते थे, वो नॉर्मल स्कूलिंग शिक्षा से बहुत डिफरेंट था। ठीक है। तो ट्राइबल स्टडी सिस्टम, ट्राइबल जो करिकुलर होता था, उसको रेस्पेक्ट करने के लिए और मॉडर्न एजुकेशन को भी उसमें थोड़ा बहुत मर्ज करने के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ये स्कीम लाई गई, जिसमें ट्राइबल बेस्ड एजुकेशन, रीजनल एजुकेशन प्लस मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाएगी। तो इससे जो ट्राइबल्स के कस्टम्स हैं वो भी विलुप्त नहीं होंगे, एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, प्लस जो ट्राइबल्स हैं वो बाकी इंडियन से पीछे भी नहीं रह जाएंगे। उनके पास दोनों टाइप की नॉलेज मिलेगी उनको। ठीक है। तो यही यहाँ पे बात की गई और स्पेशली जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको ही यहाँ पे फोकस करा गया। जो बहुत सारी ट्राइब्स हैं जिनको एसटी स्टेटस है, वो ईआरएमएस ये जो टाइप के स्कूल्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे 6 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिलता है। ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको चला रही है, ये काफ़ी ऑब्वियस है। एंड 2019 से जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स है, नेस्ट्स, ये इसको मैनेज करती है। मतलब ये इसकी नोडल एजेंसी है जो इसको पूरा संभाल रही है। ठीक है। तो ये जितनी भी डिटेल यहाँ पे मेंशन है, आई प्लीज़ लाइक इट इज़ माय अपील कि आप इसको याद रखो, क्योंकि इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा। फिलहाल क्योंकि ये दोबारा से न्यूज़ में है, जबकि ये स्कीम थोड़ी सी पुरानी है, बट ये न्यूज़ में फिर से है। ठीक है। अब यहाँ पे ये पीवीटीजी की बात कहाँ से आ गई? देखो, इंडिया में 705 एक और चीज़ बताता हूँ। इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, हज़ारों ट्राइब्स हैं, जिसमें से 70 ट्राइब्स वो हैं जिनको एसटी का स्टेटस मिला है। इन 705 में से भी 75 ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, जिनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन पे है, उनकी लैंग्वेज डिक्लाइन पे है, उनके कस्टम्स डिक्लाइन पे है। बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि बहुत ही छोटे एरिया में रहती हैं और धीरे 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 वो एरिया खत्म होने वाला है। ठीक है। तो वो एसटीज जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, वो उनमें से 75 ग्रुप्स को सेलेक्ट करा गया और उनको अलग से एक और टाइटल दिया गया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है। और ये एक जो चीज़ है वो 1975 से चालू होती है, जब 52 ट्राइबल ग्रुप्स को ये स्टेटस मिला था। और किसके कहने पे मिला था? धेबर कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए धेबर कमीशन की रिपोर्ट ने पीवीटीजी को रेकमेंड करा था। अब यहाँ पे क्या है, जो ईआरएमएस में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो तो एसटी स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं, और ये भी बोला गया है कि 5% कम से कम पीवीटीजी वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आएंगे। ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो इस 5% वाले कोटा को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, यही न्यूज़ है। तो बस इतनी सी न्यूज़ थी, लेकिन इसके कारण इतनी सारी स्कीम्स भी न्यूज़ में आ गई थी, वो समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब इन पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेंगे। पीवीटीजी एक ऐसा इशू है और ट्राइबल एक ऐसा इशू है जो कि GS1 सोसाइटी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, GS2 गवर्नेंस में भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है। और कुछ GS4 में केस स्टडी पूछी जा सकती है, जहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना के एक ट्राइबल रीजन के अंदर ट्राइबल्स की पॉपुलेशन सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट पर्टिकुलर न्यूज़, इंडिया इज़ हाईएस्ट टैरिफ मेजर इकोनॉमी। तो यूएस के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने बोला कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है। मतलब यूएस का कोई बिजनेसमैन है जो कि इंडिया में कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट जब इंडिया में एंटर होगा ना, तो उसके एंटर होने से पहले बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी कीमत थी मान लेते हैं $100 और इस पर टैक्स भी लग गया, तो अब इसकी टोटल प्राइस हो गई $125, या है ना, $125 हो गई। तो अगर टैरिफ इतना ज़्यादा है तो जो इंडियन है, कोई इंडियन इंसान है, वो इस प्रोडक्ट को $100 पे तो चलो मान लेते खरीद लेता, लेकिन टैक्स लगने के बाद अब ये जो इंडियन है
इसको यही चीज़ $125 की पड़ रही है तो शायद ना खरीदे। तो नुकसान तो इस बिजनेस वाले को हो गया, क्योंकि ज़्यादा टैक्स अगर इंडिया लगा रहा है उसके प्रोडक्ट पे, तो इंडियंस उसका प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे, तो इस बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो इसलिए यूएस एम्बेसडर बोल रहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ या टैक्स लगाता है। और अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट करा था कि इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ चार्ज करता है, और अगर इंडिया ने इसको बदला नहीं तो वो काउंटर या फिर रेसिप्रोकल टैरिफ भी इंडिया के प्रोडक्ट्स पे लगाना चालू कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की इस टाइप की जो जियो पॉलिटिक्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इरेटिक, इरेशनल और एक्सट्रीम होती है। और ये 2016 से 20 तक हमने यही फेस करा था। बहुत सारे जो इंडियन एक्सपोर्ट्स थे, रैंडमली उन पे बैन लगा दिया। इंडिया के पास जीएसपी प्रेफरेंस थी, वो इंडिया से छीन ली। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं। सो ओवरऑल जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी रहेगी, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स पे, बट जो टैक्स को लेके या इकोनॉमी को लेके हमें नुकसान थोड़ा सा शायद फेस करना पड़ सकता है। अब वो खैर जब आएंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट लास्ट यहाँ पे एक न्यूज़ है जिसमें बात की जा रही है कि सेंटर ने जून 2026 ये एक डेडलाइन डिसाइड करी है सोलर फर्म्स के लिए, ताकि वो इंडियन मेड सोलर सेल को यूज़ करें। क्या है, जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज के साथ काम करती है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम नहीं कर रही। सिंपल। तो ये जो प्राइवेट कंपनीज है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम नहीं कर रही, इन पे कुछ नहीं करा है। गवर्नमेंट ने सिर्फ ये बोला है कि अगर आपको हमारे साथ काम करना है, प्राइवेट कंपनीज को बोल रही है गवर्नमेंट कि अगर आपको हमारे साथ काम करना है, हमारे टेंडर्स चाहिए, प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेट करना है, जो भी है, तो आपको आपके जो सोलर सेल्स हैं वो इंडियन मेड होने चाहिए, आपने इंपोर्ट करे हुए नहीं रखने। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया, और इसमें डेडलाइन बना दी कि जून 2026 तक ये आपके पास डेडलाइन है, तब तक आप इसको कर लो। उसके बाद भी अगर आप बाहर से इंपोर्ट करके सोलर सेल को यूज़ करते हो तो आप कर सकते हो, बट आप हमारे साथ काम नहीं कर पाओगे, फिर गवर्नमेंट के साथ वो काम नहीं कर पाएंगे। ये एक चीज़ है। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इस चीज़ को क्या करा है, अनाउंस करा है। फाइन। अब इसमें दो चीज़ आपको बतानी चाहिए कि दो टाइप की चीज़ें होती हैं। एक तो हो गया सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है? एक बहुत ही छोटा सा सेल होता है जो एक्चुअली सोलर एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सोलर सेल अलग से बना हुआ है ना, ये इंडिया में बहुत कम बनता है। जैसे अभी इंडिया में जो टोटल सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ना, वो अभी सिर्फ 5.8 गीगावाट है। मतलब इंडिया में जो टोटल सोलर कैपेसिटी है वो तो 92 गीगावाट है। 92 गीगावाट की टोटल सोलर कैपेसिटी इंडिया में इंस्टॉल हो चुकी है। लेकिन सोलर सेल, मतलब जितनी पावर सोलर सेल जो इंडिया में बन रहे हैं, जो वो कैप्चर कर सकते हैं, वो है सिर्फ 5.8 गीगावाट। मतलब बहुत ही कम सोलर सेल हम बना रहे हैं। लेकिन सोलर मॉड्यूल जो है वो हम 63 गीगावाट तक पहुंच चुके हैं। अब ये क्या है, देखो जब ये सोलर सेल है ना छोटा, इसको आपने इकट्ठा कर दिया, पूरा ऐसे रख दिया, पूरा ऐसे करते 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 ये पूरा एक स्क्वायर टाइप बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, और इन सारे सोलर सेल्स को अरेंज कर दिया, तो इसको आप बोलते हो सोलर मॉड्यूल, या फिर इसी को आप बोलते हो सोलर पैनल। ठीक है, तो यही है सोलर पैनल या फिर सोलर पैनल या फिर सोलर मॉड्यूल, ये यही है। लेकिन सोलर सेल क्या है, जो एक्चुअली सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसको मैन्युफैक्चर करने की जो हमारी कैपेसिटी है वो बहुत कम है, 6 गीगावाट के अराउंड ही है। लेकिन सोलर मॉड्यूल को मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी, मतलब जो सोलर सेल हमने इंपोर्ट कर लिए उनको बस जमाना है और सोलर मॉड्यूल या सोलर पैनल बन गया, तो इसकी कैपेसिटी तो हमारी 60 वाट के अराउंड है। ठीक है, 60 गीगावाट के अराउंड है, ये आपको 60 के अराउंड ऐसे याद रखना। और सोलर सेल की हमारी 6 गीगावाट के अराउंड है, ये ऐसे ध्यान रख लेना। तो जो एक्चुअल काम कर रहा है वो तो सोलर सेल कर रहा है ना, सोलर मॉड्यूल तो बस उसको अरेंज करा है हमने। तो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग हमारी बहुत कम है अभी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियन सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़े, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ प्रोविजन लाया है। ठीक है, तो यही है आज का सेशन। आई होप कि आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला हो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करो, मैं रिजॉल्व करूंगा। एंड दैट इज़ इट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस में, एंड हैव अ गुड डे।